इंटेलिजेंस को नापने का तरीका क्या है और जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं इंटेलिजेंस कोशिएंट की धारणा होती है, उस धारणा को समझते हैं थोड़ा सा क्या चीज है। तो आईक्यू क्या चीज है, इंटेलिजेंस कोशिएंट क्या चीज है। इंटेलिजेंस कोशिएंट, कोशिएंट को बोलते हैं गुणांक या लब्धि। तो बुद्धि लब्धि इसके लिए हिंदी शब्द चलता है, या कुछ लोग बोलते हैं बुद्धिमत्ता गुणांक, कुछ लोग बुद्धि लब्धि गुणांक कह देते हैं, जो भी शब्द आपको अच्छा लगे, लेकिन सबसे प्रसिद्ध शब्द है बुद्धि लब्धि। ठीक है। आईक्यू का कंसेप्ट जब डेवलप हुआ तो उसमें एल्फ्रेड बिने की भूमिका तो थी ही, एक दो लोगों की भूमिका थी। उन्होंने 1905 में कुछ प्रयोग किए, लेकिन वो प्रयोग पूरे सफल हो नहीं पाए। फाइनली जो सफल हुआ 1912 में एक प्रयोग सफल हुआ। तो 1905 में एल्फ्रेड बिने ने कुछ प्रयोग किए और 1912 में ये कंसेप्ट जिसको हम बोलते हैं बुद्धि लब्धि, विलियम स्टर्न नाम का आदमी था, उसने कंसेप्ट डेवलप किया। विलियम स्टर्न, STERN। लेकिन एल्फ्रेड बिने ने उसका बेस बना दिया था, और बेस बनाने के लिए दो कंसेप्ट दे दिए थे। एल्फ्रेड बिने के साथ उसका एक दोस्त भी था, उन दोनों ने मिलकर दो कंसेप्ट दिए, जिसमें से एक कंसेप्ट है मेंटल एज और एक है क्रोनोलॉजिकल एज। कोई आपसे पूछे IQ क्या है, तो सिंपल बोलो MA/CA × 100। ये होता है आई, ये इसका फार्मूला है। तो अगर आप इन तीन कंसेप्ट को समझ गए तो बात समझ में आ जाएगी। हम लोग आमतौर पे IQ शुरू में लिखते हैं ताकि बात समझ में आती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं IQ बराबर, विलियम स्टर्न ने ये कंसेप्ट दिया, फार्मूला दिया था। ये फार्मूला देने वाला व्यक्ति कौन है, विलियम स्टर्न है। लेकिन इस फार्मूले के जो दोनों शब्द हैं MA और CA, ये देने वाला व्यक्ति एल्फ्रेड बिने है। ठीक है। एल्फ्रेड बिने ने कहा कि दो चीजें हैं, एक है मेंटल एज, एक है क्रोनोलॉजिकल एज। MA का मतलब मेंटल एज, मानसिक आयु, और क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है शारीरिक आयु या जैविक आयु। तो फार्मूला स्पष्ट कर लीजिए, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, मानसिक आयु बटा शारीरिक आयु गुणा 100, इसको बोलते हैं बुद्धि लब्धि। इनमें से तीन चीजें एकदम आसान है, चौथी समझनी है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। जैसे गुणा 100, ये समझने में कोई दिक्कत नहीं है। गुणा 100 इसलिए करते हैं कि एब्सोल्यूट नंबर में सीधा परसेंटेज में आ जाए, इसलिए गुणा 100 कर देते हैं। क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है व्यक्ति की जितनी आयु है, एज ऑफ ए पर्सन। तो आपकी जो भी एज है, अगर आप अपना IQ निकालेंगे तो उसमें नीचे वही एज आ जाएगी। 16 साल, 17 साल, 20 साल, 22 साल, जो भी एज है वो एज नीचे लिख देंगे। अब कितना सिंपल है मैथमेटिक्स देखिए। अगर नीचे है 22, आपकी एज मान लेते हैं 22 साल, गुणा होना है 100 से, इधर x है मान लीजिए। अगर x 22 से ज्यादा होगा तो स्कोर 100 से ज्यादा होगा या कम होगा, 100 से ज्यादा होगा, हाँ या ना। और यदि x, कहां गया x, यदि x 22 से कम होगा तो फाइनल स्कोर 100 से कम होगा, सिंपल बात है। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर मेंटल एज आपके क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो आपका स्कोर 100 प्लस है। बेसिक सी बात है ना। अब घबरा तो नहीं रहे, पढ़ना चाह रहे हैं इसको आगे, पक्का, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। यदि आपका मेंटल एज आपकी क्रोनोलॉजिकल एज से ज्यादा है तो स्कोर 100 से ज्यादा है। यदि मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज बराबर है तो स्कोर कितना आएगा, 100 आएगा, सो सिंपल। और यदि आपकी मेंटल एज क्रोनोलॉजिकल एज से कम निकल गई तो स्कोर क्या आएगा, 100 से कम होगा, -100 मान लीजिए, उससे नीचे होगा 80, 90, 50, 40 जो भी होगा, उसके नीचे होगा, 100 से ऊपर नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि IQ तो निकालना है, वो तो रिजल्टेंट है। क्रोनोलॉजिकल एज हमें पता ही है, 100 हम जानते हैं। अगर मेंटल एज का कंसेप्ट समझ में आ जाए तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, इतना ही तो मामला है। तो मेंटल एज क्या है वो समझते हैं। देखो क्या है मेंटल एज। जैसे मान लेते हैं कि एक टेस्ट बनाया हमने, उसमें रीजनिंग के 100 क्वेश्चंस हैं, रीजनिंग के। असल में डिपेंड करता है टेस्ट कैसा बनाया। जैसे मान लीजिए आपने अंग्रेजी भाषा में कॉम्प्रिहेंशन का टेस्ट बनाया। कुछ बच्चे जिनकी अंग्रेजी अच्छी है पर हैं भोंदू, ये कंसेप्ट आप समझ पा रहे हैं ना। आप उस गलतफहमी की शिकार तो नहीं कि अंग्रेजी अच्छी तो भोंदू हो ही नहीं सकता है। इंग्लैंड अमेरिका में इतने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री देखे ना उनके, इतने बड़े बड़े भोंदू उन्होंने चुन चुन के बिठा रखे हैं और अंग्रेजी बोलते हैं एकदम। तो भोंदू की मतलब भाषा ना पूछो, भोंदू की ये एक जैसा जात ना पूछो साधु की, ठीक उस तरह से। तो कोई भी भाषा हो सकती है, इसमें क्या दिक्कत है। तो क्या होगा कि अंग्रेजी कॉम्प्रिहेंशन के एग्जाम में कुछ भोंदू जिनकी इंग्लिश अच्छी है अच्छा स्कोर कर लेंगे, और कुछ हंस जो अंग्रेजी में कमजोर हैं बेचारे पास नहीं हो पाएंगे, जो हिंदी माध्यम का मूल संकट रहा भी है। और भारत सरकार कहेगी हमने इंटेलिजेंस को टेस्ट कर लिया, जबकि वो इंटेलिजेंस का टेस्ट संसाधनों के अंतर से, भाषा के बचपन से मेरे माहौल के अंतर से खराब हो गया। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि जब भी IQ टेस्ट करो उसमें लैंग्वेज बीच में लेके मत आओ, क्योंकि लैंग्वेज आते ही सामाजिक आर्थिक अंतर रोल प्ले करेंगे बीच में अपना। फिर कुछ लोगों ने कहा ठीक है, फिर रीजनिंग के सवाल ले आते हैं। एक पासा है, पासे में ऊपर 1 बना हुआ है, तो बताओ उसके नीचे क्या होगा, बताओ, तो 6 होगा। और फिर दूसरा आया कि सभी चिड़िया कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते गधे हैं, तो बताओ कुछ गधे क्या हैं। बच्चे का मन कर रहा है पेपर जिसने बनाया वो है बेसिकली है, लेकिन ये कैसा सवाल बनाते हैं तुम, चिड़िया कहाँ गधा होता है। पहली बार ये सवाल देख के मन में बड़ा विद्रोह होता है, सभी चिड़िया कुत्ते हैं तो फिर चिड़िया क्यों है। लेकिन वो फॉर्मल लॉजिक है, फॉर्मल लॉजिक में आपको ये सब नहीं पूछना होता। फॉर्मल लॉजिक का मतलब बाहर क्या छोड़ो, लॉजिक की दुनिया के अंदर की बात करो। फिर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये भी ईमानदारी नहीं है। सबसे ईमानदार प्रश्न वो होंगे जिसमें भाषा की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अनुवाद गलत हो गया, इंग्लिश में ठीक था, हिंदी में अनुवाद गलत हो गया। तो कुछ कहते हैं इमेजेस पे काम करो कि 4 चित्र हैं, 5वां कौन सा होगा, इसमें भाषा भी नहीं आ रही बीच में।
कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी नहीं आ रही हैं, तो ये ज़्यादा नेचुरल हो जाएगा। इसलिए आईक्यू के सबसे अच्छे टेस्ट वो हैं जो लैंग्वेज न्यूट्रल होते हैं, जिसमें लैंग्वेज का रोल बीच में नहीं आता है, उससे अलग-अलग समाज के व्यक्तियों के इंटेलिजेंस को एक साथ हम नाप सकते हैं। एज्यूम कीजिए कि 100 क्वेश्चन का टेस्ट है। आपने क्या किया, 10 साल के, 12 साल के, 14 साल के, 16 साल के, 18 साल के, 20 साल के और 22 साल के। इसका मतलब ये नहीं कि आईक्यू टेस्ट सम संख्या में ही होता है, बोर्ड पे जगह कम है, विषम में भी हो सकता है ना, 11, 13, 15 उसमें भी हो सकता है, संयोग से ऐसा लिखा है, ठीक है। आपने इन सभी एज के 100 बच्चों को पकड़ लिया कि आओ भैया तुम्हारा टेस्ट लेंगे, और उन सबको ये पेपर दे दिया। एक निश्चित समय दिया कि 1 घंटे के अंदर आपको इसमें अधिकतम सवाल सॉल्व करने हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और पेपर होते ही समोसा मिलेगा। तो पूरा पेपर करोगे तो होगा, वरना नहीं मिलेगा समोसा। तो बच्चे इस प्रोत्साहन में पूरा कर लेते हैं पेपर कम से कम, ताकि टेस्ट ठीक से हो जाए। और फिर आपने क्या किया, आपने उन सबका स्कोर निकाला, 100 के 100 व्यक्तियों का स्कोर निकाल के एवरेज स्कोर काउंट कर लिया, टोटल करके 100 से भाग किया, जो स्कोर आ गया एवरेज स्कोर हो गया। और आपने पाया कि 10 साल के बच्चों का एवरेज स्कोर उस पेपर में 70 नंबर आया है, 12 वालों का 74 आया है, इनका 78 आया, इनका 80 आया, इनका 84, इनका 88, इनका 94। 100 में से इतने नंबर आए हैं, एवरेज है ये, ठीक। आपने जिन 100 बच्चों को चुना था, ध्यान रखा था कि वो 100 एक जैसे ना हो, एक अच्छे स्कूल के 100 बच्चे चुन लिए, ऐसा नहीं। रैंडम सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग की, कुछ गरीब बच्चे, कुछ मध्य वर्गीय, कुछ अमीर बच्चे, कुछ बच्चे हिंदू, कुछ मुसलमान, कुछ ईसाई, कुछ सिख, कुछ यहूदी, कुछ इस जाति के, कुछ उस जाति के, कुछ इस गली मोहल्ले के, कुछ उस गली मोहल्ले के, ताकि एक टोटल एवरेज निकल सके ठीक तरीके से। और फिर आपने जब निकाला तो ये स्कोर निकले। अब ध्यान रखना है, 14 साल का बच्चा इस पेपर में यदि 78 नंबर लाता है तो हम कहेंगे कि वो एवरेज बच्चा है, ठीक। तो 14 साल का बच्चा अगर इस पेपर में 78 लाया तो एवरेज हो गया, लेकिन 14 साल का बच्चा यदि इसमें 78 से कम लाया तो बिलो एवरेज है, ज्यादा लाया तो एबव एवरेज है। अब हम क्या करेंगे, इस टेस्ट में जो व्यक्ति 78 का स्कोर लाएगा, हम कहेंगे उसकी मेंटल एज 14 साल की है। 18 साल वालों का एवरेज स्कोर 84 है। अब आपको किसी ने कहा कि चलो बबुआ टेस्ट दो, आपने टेस्ट दिया और मान लीजिए कि आपका स्कोर आया 98 100 में से, सारा स्केल ही फोड़ दिया आपने। तो स्केल को आगे बढ़ा देते हैं कि 24 साल के व्यक्ति ने 98 का स्कोर लिया। क्योंकि आपका स्कोर 98 आया तो आपकी मेंटल एज मान ली जाएगी 24 साल, क्योंकि 24 साल का एवरेज व्यक्ति इतना स्कोर लाता है जितना आप लाए हैं। और फिर आपसे पूछा कि भाई नीचे लिखने के लिए बताओ आपकी क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, तो आपने कहा 16 साल है। तो क्रोनोलॉजिकल एज 16 ज्यादा लिख दिया, कम करना है 16, ठीक है, चलो 16 साल ही देते हैं, ठीक। और 24/16 गुणा 100, ये हुआ 8, ये हुआ 3, 300/2 और आपका स्कोर हो गया 150। आपका आईक्यू 150। आइंस्टीन और कुछ को छोड़ के उसके बाद आपका ही है। अगर 150 है, 150 बहुत ठीक ठाक होता है, स्कोर कम नहीं होता है, लेकिन होता है, ऐसा नहीं होता है। 150 का स्कोर भी होता है कुछ लोगों का, 200 के आसपास भी है, कुछ लोग तो क्लेम करते हैं कि 200 के ऊपर भी कुछ लोगों का हुआ दुनिया के इतिहास में होता है। आईक्यू कंसेप्ट समझ में आ गया? तो मैं 3 वाक्य बोलता हूँ, जोर से बोलना हाँ समझ में आ रहा है, बाकी सुनने के बाद बोलना। पहला, मेंटल एज का मतलब है कि मैंने किसी परीक्षा में उतना स्कोर हासिल किया जितना स्कोर उस खास उम्र के व्यक्ति औसत रूप से हासिल करते हैं। यदि मैंने किसी टेस्ट में 100 में से 80 नंबर लिए और उस टेस्ट में 14 साल के बच्चे औसतन 100 में से 80 नंबर लाते हैं, तो मेरी मेंटल एज 14 साल है। नंबर 2, क्रोनोलॉजिकल एज का मतलब है वह स्कोर जो मेरा फिजिकल एज है, जो मेरे शरीर की आयु है। मेंटल एज को क्रोनोलॉजिकल एज से भाग देके 100 से गुणा करके जो स्कोर आएगा उसको बोलेंगे मेरा आईक्यू स्कोर। अगर आईक्यू स्कोर 100 है तो परफेक्ट है, ना खुशी ना गम। 90 से 110 के बीच में है तो कभी खुशी कभी गम, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक ही है। मतलब 110 के जितना आ गया उसमें एक दो कंसेप्ट बेल कर होती है। मैं चाह रहा हूं कि मैं अगली क्लास में आपको 15 मिनट और इंटेलिजेंस पढ़ा के फिर इमोशन वाले पे आऊं, आप चलेंगे?